जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठंड का मौसम चल रहा है और परीक्षा की जो तारीख है उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी की, वो भी काफी नजदीक आ रही है। दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी कि इस भर्ती के अंदर होगा क्या। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, पढ़ाई आप लोग खूब अच्छे से कर रहे हो, लेकिन उस पढ़ाई के अंदर जो सबसे एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो होता है आपका प्रैक्टिस सेट। क्योंकि बिना अभ्यास के अगर आप किसी चीज में चाहते हैं कि हम पूर्णता प्राप्त कर लें तो वो इम्पॉसिबल है। अभ्यास करना पड़ेगा। अंग्रेजी की एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आज हम आपके साथ उसी तरीके का प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं, क्योंकि आपने लगभग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अब आपको जरूरत है एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन की, इस तरीके का प्रैक्टिस सेट जो एग्जाम हॉल की फीलिंग दिला दे। तो वो एग्जाम हॉल वाली फीलिंग आज से इसी YouTube चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का, वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके हो, प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेशन आपके सामने लेकर आऊंगा। और मेरी ये भरपूर कोशिश रहेगी कि जो बचे हुए दिन अभी आपके सामने 25 दिन के आसपास हैं, उन 25 दिनों में उन क्रीम वाले क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के अंदर बहुत ज्यादा चांस है उनके पूछे जाने की, उन सारे ही मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन को हम आपके सामने लाकर रख दूं, ताकि जब आप परीक्षा में बैठें तो आपको यह महसूस ना हो कि मैं परीक्षा हॉल में बैठा हूं। आपको लगे कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं सामने से और गुरुजी के द्वारा जो क्वेश्चन पढ़ाया गया था वही पेपर के अंदर छप गया है। तो बिल्कुल ही आप इस सेशन को हल्के में नहीं लेंगे दोस्त। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ आसान भी है, कुछ अच्छे थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, मॉडरेट लेवल के भी हैं। तो आपको काम करना है कि शुरुआत से लेकर के लास्ट तक वीडियो को देखना है। अच्छा, अगर इसका पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ध्येय अकेडमी देवरिया सर्च करके आप जरूर इस तरीके के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मैं कोशिश रहेगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे करके वहां से भी आप इसको प्राप्त कर पाए। तो चलिए आज इसके इस खूबसूरत सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाला है। मिक्स क्वेश्चन है, ये मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन है और मिक्स क्वेश्चन है। जितने भी आपके मैथ्स के अंदर चैप्टर हैं, और ये दोनों ही चीजों के लिए आपका बेहतरीन साबित होगा। एक एसएससी जीडी के लिए और दूसरा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। दोनों ही परीक्षाएं फरवरी महीने के अंदर है। तो बिल्कुल ये दोनों ही विद्यार्थी मिस नहीं करेंगे। आराम से आप इस सेशन को एंजॉय करिए। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। क्वेश्चंस जब आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा तो आप पहला काम ये करेंगे कि थोड़ा सा अपने मन से कोशिश करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए हम 2-4 सेकंड आपको टाइम देंगे। एक बार कोशिश करना है, उसके बाद से फिर हमारे सॉल्यूशन को देखना है कि किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। ठीक है जी, चलिए मैं उन्हीं तरीकों की बात करूंगा जिससे कम टाइम लगे। सवाल है कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। कह रहा है उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। सुनिएगा, कह रहा है 250 कुर्सी बेची, 250 कुर्सी उसने बेच दिया और 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लिया। तो 250 बेचा और कह रहा है कि 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हमको लाभ हो रहा है। अब आपसे जो प्रश्न के अंदर पूछा गया वो पूछा गया कि इसके लाभ का परसेंटेज क्या होगा। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर लाभ का परसेंटेज पूछा है और लाभ हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमको क्रय मूल्य पता हो, क्योंकि लाभ और हानि की गणना हमेशा हम क्रय मूल्य पर करते हैं। तो यहाँ पे क्रय मूल्य तो दिया ही नहीं, कैसे निकालेंगे। एक बहुत सिंपल सा तरीका है। जब भी इस तरीके का सवाल है कि 250 बेचने को इतने का लाभ हो जाए, तो आप बेचने वाले शब्द से आपको घबराहट हो रही है, अगर यही बेचने वाला शब्द अभी हटा देना तो आप बहुत 1 सेकंड के अंदर समझ जाएंगे। हम बेचने वाले की जगह पे हमने कहा बेचा नहीं, हमने ये कहा कि मान लीजिए कोई सामान 250 रुपया में चल, खाली बेचा शब्द था, अब हम इसके साथ रुपया जोड़ दिए और हम यहाँ पे आपसे कहते कि 50 का लाभ नहीं 50 रुपए का लाभ हो गया। अब देखिए सवाल बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब आपको यहाँ से क्रय मूल्य निकल जाएगा और क्रय मूल्य के साथ साथ आप लाभ परसेंटेज निकाल पाएंगे। इसे 250 रुपया में बेचा और 50 रुपए का लाभ प्राप्त किया। इसका मतलब यह है कोई सामान मान लीजिए आप 250 में बेचे और 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, आपने वो सामान 200 रुपया में खरीदा था, नहीं भाई 250 में बेच कर कह रहे हैं कि 50 का प्रॉफिट है। इसका मतलब आपको कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 250 रुपया में बेचा और 50 का फायदा कमाया। इसका मतलब वो सामान आपने कितने में खरीदा, 200 में। तो सामान आपने खरीदा 200 में, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 200। क्रय मूल्य हो गया 200। लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे करते हैं, तो क्रय मूल्य पता चल गया 200। लाभ कितने का हो रहा है, 50 बटा 200। और आप जानते हैं परसेंटेज में निकालना है तो गुना 100 कर देंगे और डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 से 50 कितने बार में कट जाएगा, 25। फाइनली हम बता सकते हैं इस सवाल का सही जवाब होगा 25%। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न आ जाए
कि इतने रुपये में बेचा और इतने रुपये का लाभ हुआ, लाभ परसेंटेज बताइए, तो आप इस तरीके का यूज करेंगे। आप बेचने के साथ रुपया शब्द जोड़ लेंगे, बहुत आसानी से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे। कह रहा है ये आपका एवरेज का सवाल है, एवरेज का, ये एवरेज का सवाल है। सवाल है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 रन है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है। यदि उक्त दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो 28 पारियों के रनों का औसत 38 हो जाता है। उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना था? ठीक है जी, चलिए सवाल देखा जाए। कह रहा है कि 30 पारियों का औसत 40 रन है, तो पारी का मतलब यह हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि 30 पारी है और इधर दे दिया है इसका औसत। तो पारी कितना है? 30 और औसत दे दिया प्रश्न के अंदर 40। पहले लिखते हैं एक बार, फिर कह रहा है आगे की 28 पारियों का औसत 38 है, 28 पारियों का औसत 38 है। आपसे खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर पूछा, कह रहा है अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम बराबर 100 है। अधिकतम माइनस न्यूनतम कितना है? 100 है। अरे खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या होगा? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अब ध्यान से समझिएगा, ये 30 पारी ये संख्या को दर्शा रहा है कि भाई 30 संख्या 30 बार 30 पारियों को खेला और कितना औसत उसका था 40। 28 पारियों को खेला तो औसत कितना था? 38। अधिकतम पारी न्यूनतम से 100 रन ज्यादा है, न्यूनतम स्कोर आपको पता करना है। याद रखिएगा, औसत का कोई भी प्रश्न अगर सवाल के अंदर संख्या दे दिया जाए, संख्या, ये 30 पारी किसको दर्शा रहा है? भाई संख्या, 30 बार खेला है वो, और ये औसत है। जब भी प्रश्न के अंदर संख्या और औसत दिया जाए तो औसत का फॉर्मूला जानते हैं, एवरेज का फॉर्मूला जानते हैं कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो वहीं से अगर हमको सवाल के अंदर संख्या और औसत दिया है तो हम एक चीज बड़े आराम से निकाल सकते हैं, और वो क्या है? योग, संख्याओं का योग, सम ऑफ टोटल नंबर्स, सम ऑफ टोटल नंबर्स। क्योंकि अगर संख्या दिया और औसत दिया, औसत सूत्र के अंदर 3 चीजें आती है। औसत का फॉर्मूला जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या है। तो पहली चीज औसत नाम लिया हमने, फिर हम कहते हैं कि सभी संख्याओं का योग, और फिर कहते हैं कि कुल संख्या है। तो सभी संख्याओं का योग हमको नहीं पता है, इसमें संख्याएं जरूर पता है और औसत पता है। तो इसका मतलब तीसरा चीज हमको निकालना है, बिना किसी से पूछे हम तीसरा चीज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अभी हमने कहा योग कैसे निकालेंगे? संख्या गुणा औसत करके। तो चलिए 30 का गुणा 40 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? फाइनली 1200। 28 का गुणा 38 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? अब 28 का गुणा 38 में कर सकते हैं आप। 28 का गुणा 38 में करके 40 में कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है कि हम 0 तक जाते हैं, ये नहीं कि 38 है तो आप डायरेक्टली थोड़ा सा टफ पड़ेगा, नहीं तो आप एक 0 आगे बढ़ा के गुणा कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस 38 को अगर 40 मान लें कि 40 बार गुणा कर दे तो 28 चौके कितना होता है जी? 20 चौके 80 और 8 चौके 32, 112, यानी 1120। अब चूंकि हमने 40 बार गुणा कर दिया तो 2 बार ज्यादा हो गया, तो 56। भाई 28 से 40 में गुणा कर दिया, 38 बार गुणा करना था, 2 बार एक्स्ट्रा किया, तो चलिए इसको घटा देते हैं। 28 दूनी 56, 1120 में से 56 घटा देंगे तो 20 उधर से जाएगा और 36 इधर से जाएगा, तो बच जाएगा कितना? 1064। अब मुझे पता चला कि जो 30 पारी और 28 पारी, 30 पारी टोटल खेली गई, 28 पारियों के बारे में मुझे जानकारी है। तो जो 2 पारियां हैं ना, जो 2 पारियां अधिकतम और न्यूनतम वाली, वो कितने की है? उन दोनों पारियों का अगर हम पता करना चाहते हैं कि वो दोनों पारियां कितने रन के अंदर बनाई गई हैं, कितना रन हो रहा है उन दोनों पारियों का टोटल, तो आप इसको घटा सकते हैं। 1200 से जैसे ही 1064 को घटाएंगे कितना आने लगेगा? 1200 से जैसे ही 1064 को घटाएंगे तो आ जाएगा 136। तो मुझे पता चला कि उन दोनों पारियों का योग 136 है। उन दोनों पारियों का 2 पारियां मिलकर के 136 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम प्लस मिनिमम बराबर 136। अब यहां से आप एक चीज जानते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम दिया है 100, मैक्सिमम प्लस मिनिमम दिया है 136। एक इक्वेशन आता है, ऑनलाइन इक्वेशन है कि अगर x माइनस वाई बराबर 100 हो और x प्लस वाई बराबर मतलब कुछ भी हो, x माइनस वाई बराबर अगर a हो और x प्लस वाई बराबर b हो, और यहाँ पे आपसे अगर मान लीजिए पूछा है कि भाई इसका मिनिमम यानी y का मान बता दीजिए, तो देखिएगा जब भी इस तरीके का इक्वेशन आता है ना, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a प्लस बी बटे 2, और y का मान निकालने के लिए a माइनस बी बटे 2। इस तरीके का इक्वेशन जब भी आपके सामने बनेगा, जैसे x माइनस वाई बराबर कुछ समथिंग दिया हो, x प्लस वाई बराबर कुछ समथिंग दिया हो, और x y का इंडिविजुअल पार्टिकुलर मान निकालना हो,
तो x का मान निकालने के लिए आप दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं और y का मान निकालने के लिए दोनों को घटा के आप 2 से भाग देते हैं। तो a माइनस बी बटे 2 कर देंगे। a है 100 और b है 136। 136 से 100 जैसे घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त? भाई y का मान निकालने के लिए हमने कहा ना कि a माइनस बी बटे 2। आप इसको एक फार्मूले के तरीके से यूज कर सकते हैं, a माइनस बी बटे 2। तो 136 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 136 में से 100 घटेगा तो 36 और 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18। यानी कि वो मिनिमम स्कोर कितना था जो हमसे सवाल के अंदर पूछा कि न्यूनतम स्कोर कितना है, तो वो कितना है? 18। ये सवाल का सही जवाब है। मेरे ख्याल से यह पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। जब भी आपसे प्रश्न देगा संख्या और औसत का, तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है भाई औसत के अंदर 3 चीजें होती हैं, 2 चीजें गिवन है, तो तीसरा चीज हमको निकालने की जरूरत है। और तीसरा चीज कैसे निकालते हैं? तीसरा चीज है योग, सम है। सम ऑफ टोटल नंबर्स होता है नंबर इनटू एवरेज। संख्या गुणा औसत करके हमने निकाल दिया और यहाँ से आपके सवाल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ भी चलेंगे। धीरे धीरे आप इन सारे सवालों को जरूर समझते हुए चलेंगे। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का अनुपात। सवाल को आप आराम से नोट डाउन करते रहेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, जरूर निश्चित रूप से हम आपको जवाब देंगे इसका। अगला प्रश्न है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका मौसम यानी कि महत्तम समापवर्तक 5 है। हमसे पूछा है कि संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो देखिएगा संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4। संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4। अब इसके साथ बोला कि मौसा 5 है। मौसा जो है वो 5 है। महत्तम समापवर्तक जिसको आप अंग्रेजी में एचसीएफ कहते हैं वो 5 है। कह रहा है एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा दोस्त। संख्या 3:4। जब भी कोई संख्या रेशियो के साथ लिखी होती है ना, तो वो संख्या कभी वास्तविक नहीं हो सकती है, वो संख्याओं का सरलतम रूप होता है। रेशियो के साथ लिखी हुई संख्याएं कभी भी वास्तविक संख्याएं नहीं हो सकती है। वो क्या हो सकता है? वो संख्याओं का कटा हुआ रूप सबसे सरलतम रूप होता है। और अगर उस सरलतम रूप से हमको उस संख्या तक जाना है तो भाई हम काटते हैं तो क्या करते हैं जी? भाग देते हैं। काटते हैं तो भाग देते हैं। अब हमको अगर उस संख्या तक जाना है तो भाग का उल्टा क्या होगा? उल्टा करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। गुणा करना होता है। इसीलिए अब यहाँ पे अगर 3:4 लिखा है, संख्याएं हैं, मौसम 5 है, लसन निकालना है, तो सबसे पहले संख्या पता होगी तब तो उसका हम लसन निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। तो संख्या कैसे पता चलेगी? सुनिएगा, हमको गुणा करके। हमने कहा कि हमने रेशियो कैसे प्राप्त होता है? काट करके, भाग दे करके। अब अगर हमको वास्तविक तक पहुंचना है तो क्या होगा? भाग का उल्टा करना पड़ेगा, यानी गुणा करना पड़ेगा। गुणा कैसे करना पड़ेगा? ज्यादा ना समझ में आ रहा तो मैं एक चीज आपको फिर बता रहा हूँ। जब भी रेशियो के रूप में संख्याएं दी हो ना, तो रेशियो जैसे हटेगा तो संख्या के साथ अपने आप एक कोई XYZ का कुछ जुड़ जाता है ना। इसको आप चर राशियां कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। तो जुड़ जाएगा, 3x हो जाएगा और इसके साथ भी एक संख्या x से जुड़ेगी, x जुड़ जाएगी। रेशियो खत्म हुआ तो इसके साथ क्या आ गया? x। ये नियम है, आप y भी रख सकते हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर x यहाँ आएगा तो x यहाँ आएगा, a अगर यहाँ होगा तो a यहाँ होगा, और b यहाँ पे होगा तो b यहाँ होगा। ठीक है जी। तो इससे हम वास्तविक संख्याओं को निकाल सकते हैं। हमने कहा ना कि गुणा करना पड़ता है, तो देखिए अपने आप बीच में गुणा का चिन्ह आ गया। अगर किसी संख्या चर राशि और किसी संख्या के बीच में कुछ नहीं है तो क्या रहेगा बीच में? गुणा का। तो यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है। चलिए, अब वो x क्या है? कह रहा है सवाल के अंदर मौसम 5 है। मौसम एक ऐसी संख्या होती है जो कॉमन नंबर होता है। 2 संख्याओं में जो कॉमन होता है वही मौसम होता है। तो 3x और 4x में कॉमन क्या है? x और x, यही तो कॉमन है। यानी इसी x का मान आपको दिया है 5 और x का मान 5 दिया है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 3 × 5 = 15 और यहाँ पे x का मान 5 दिया है तो 4 × 5 = 20। तो मुझे निकालना है 15 और 20 का एलसीएम। बहुत आसान। 15 और 20 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है दोस्त? बहुत आराम से आप बता सकते हैं दोस्त, 60 सवाल का सही जवाब होगा। मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। रेशियो के अंदर मौसल से संबंधित इस प्रकार के अगर सवाल बने, कुछ भी नहीं करना है। अगर जब भी आपको एलसीएम निकालना, ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, दिमाग के अंदर फिट हो जानी चाहिए। मैंने कहा कि ये जो चीज है, जो भी अब आपको हम समझा रहे हैं, अगर ध्यान से आप समझ के चले गए तो 25 दिन के अंदर जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो दोस्त यकीन रखिए कहीं नहीं मिलने वाला है। मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर होगा उसका हम डिस्कशन आपके सामने लेकर आएंगे, आपको दिखाएंगे कि इस क्लास से कितने क्वेश्चन आपके परीक्षा के अंदर आए। उम्मीद है कि सारे सवाल आएंगे, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। आपको जरूरत है पर ध्यान से समझने की। बात समझ में आई? ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आपको जरूरत है बस एक बार ध्यान से देखने की और समझने की। कारण एक व्यापारी जो अपने सामान को 50% अधिक अंकित करता है एवं 20% की छूट देता है,
ठीक है, कह रहा है कि लाभ परसेंटेज बताइए, उसका लाभ परसेंटेज कितना होगा। अपने सामान को 50% अधिक अंकित करता है, वो 20% की छूट देता है। तो भाई सामान को 50% अधिक अंकित कर दिया और 20% की छूट दे दिया। एक चीज हमको बताइए, आप किसी सामान पर एमआरपी कब लगाते हैं? क्या आप किसी सामान को बिना खरीदे उस पर एमआरपी हवा में सपने में सोच लिया कि हाँ आज कोई सामान आया 500 रुपये का और हमारे इस पे 800 रुपया अंकित कर देंगे? ऐसा हो सकता है क्या? सपना में नहीं करोगा। अब ये स्वप्न अगर देख लेकिन ऐसा ऐसा नहीं, खरीदना पड़ेगा उसको। तो कह रहा है अगर 50% अधिक अंकित करता है तो सबसे पहले वो सामान आपने खरीद कर लाया होगा, तभी तो अंकित किया होगा आपने। तो चलिए मैंने मान लिया, अगर कुछ भी कोई सवाल के अंदर कहीं दिया ही नहीं है और डायरेक्ट बोला कि 50% अधिक अंकित किया, तो ये मान लेंगे हम जब भी कोई चीज जहां पे प्रश्न के अंदर परसेंटेज का जिक्र हो, सवाल के अंदर कहीं भी परसेंटेज लगा हो और कोई ऐसी चीज जो मुझे पता नहीं है यानी अननोन वैल्यू है, तो उसको हमेशा क्या मान लेंगे? 100। जैसे इस प्रश्न में हम मानेंगे कि कोई सामान कितने का है? 100 का है। अगर 50% अधिक अंकित किया तो 100 का 50% कितना होता है जी? 50, यानी कि 150 में। अब जैसे ही 50% अधिक अंकित किया उसके बाद से वो कितने की छूट दे देता है? 20% की छूट देता है। 150 रुपए पे 100 से 50% अधिक अंकित किया तो 150 हो गया। 100 का 50% 50 तो 150, 20% की छूट देता है। 150 का 20% कितना होता है? छूट माने कमी हो जाएगी। तो 150 रुपए पे ही तो 20% की छूट दे रहा है, तो 150 का थोड़ा सा 20% बता दीजिए। 150 का 20% होता है 15 दूनी 30, 30 अगर कैंसिल कर दें, 30 अगर घटा दें तो कितना बचेगा दोस्त? 120। अब प्रश्न के अंदर क्या पूछा? लाभ परसेंटेज की गणना करें। अब एक चीज बताइए, हमने सामान कितने में खरीदा था? 100 रुपया में। हमने बेचा कितने में? 120 में। तो कितने का लाभ हुआ? बहुत सिंपल है भाई, 100 रुपये से सामान 120 में गया है, 20 का प्रॉफिट है। कहां से प्रॉफिट ये आ रहा है? 100 से। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100 कर देंगे। डबल जीरो से डबल जीरो दोस्त कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आप जवाब दे सकते हैं कि सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 20%। मेरे ख्याल से ये बातें बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल। सारे सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और आपको जरूरत है एक बार ध्यान से बस समझने की। ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। ये जो पांचवा प्रश्न आपके पास आने वाला है, अगर जो बच्चा इस सवाल को कर लेता है तो ये मैं मान लूंगा कि उससे प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्काउंट का कोई सवाल नहीं छूटेगा। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा सवाल है। एक खुदरा व्यापारी एक सिलाई मशीन 15% की छूट पे खरीदता है। ठीक है जी, चलिए 15% की छूट है, पहले 15% की छूट पे खरीदता है। ठीक है, फिर कह रहा है और उसे 1955 में बेच देता है। 1955 में बेच दिया। आगे कह रहा है इस प्रकार वो 15% का लाभ प्राप्त करता है। जैसे 1955 में बेचा तो उसको क्या हो गया? प्लस 15% का प्रॉफिट हो गया। प्रश्न के अंदर पूछा कि छूट की राशि कितने रुपए है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना है। कितने रुपए का डिस्काउंट है, ये प्रश्न के अंदर पूछा है। देखिए 15% की छूट पे क्या किया? 15% की छूट पे खरीदता है। ठीक है जी, छोड़िए खरीदने वाली बात छोड़ दीजिए। अभी हमको 15% का लाभ हो रहा है जब हम 1955 में बेच रहे हैं। अगर 15% का लाभ हो रहा है तो परसेंटेज का मतलब 100, परसेंटेज का मतलब 100, क्योंकि कह रहा है 1955 में बेच देता है और 15% का लाभ कमाता है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। यानी 100 रुपया में ही 15 रुपये का फायदा हो रहा है, यानी हम सामान को 115 में बेच रहे हैं। तो अगर 115 में बेच रहे हैं तो 115 का जो मान है वो 1955 दिया है। 115 1955 को डिनोट कर रहा है। तो चूंकि हमने कहा कि भाई 100 रुपये में ही 15 रुपये का लाभ है, यानी 115 में बेचा जा रहा है, तो वो 100 रुपये का है, वो खरीदारी है, वो खरीदारी है। तो 100 है खरीदारी है, तो 100 का मान निकालिए। 1955 बट्टे में 115 गुणा में 100। और फाइनली आप काट पीट कर सकते हैं। 115 से ये एक बार में डायरेक्टली हम काट रहे हैं। 115 से एक बार में कट जाएगा, बचेगा 80। 80 के आगे 5 आएगा, देंगे 805। 115 का जैसे ही आप भाग लगाएंगे तो 7 बार में जाएगा। फाइनली आप बता सकते हैं कि वो जो खरीदारी थी वो 700 रुपये की थी। ठीक है जी, सॉरी 1700, गलती, 1700। सामान कितने खरीदे थे? 1700। 1700 का वो सामान था जिसपे हम 15% जब प्रॉफिट ले रहे थे। आप इसका 15% देख लीजिए। 1700 रुपये के सामान पे अगर हम 15% प्रॉफिट ले लें तो सामान कितने में चला जाएगा? 1955 के अंदर। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे सामान क्या है? कह रहा है शुरुआत में भाई 15% की छूट पे खरीदता है, 15% की छूट पे खरीदता है, यानी कि अब ये जो 1700 है ना, ये 1700 ये 85 को दर्शा रहा है। 85 को दर्शा रहा है। 85 का मान 1700 है। अगर 85 का मान 1700 है तो वो अंकित मूल्य क्या था? 100 का मान फिर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2000। कह रहा है कितने रुपए की छूट पे खरीदे, कितना रुपए का छूट दिया? तो 2000 का सामान अगर 1700 में गया,
300 रुपये की छूट है। ये सवाल का सही जवाब होगा। मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं दोस्त कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाएगी तो आप हमको माफ करिएगा, क्योंकि कभी कभी पढ़ाते समय हमसे क्या इंसान से बिल्कुल गलती होती है, गलती करने को। मैं आपसे इसलिए इस बात को पहले कह दे रहा हूँ, कहीं कहीं छोटी मोटी पॉइंट पर गलती हो गई, जानबूझ के तो गलती करेंगे नहीं, लेकिन अगर कहीं छोटी मोटी मिस्टेक कहीं कैलकुलेशन के अंदर हो गई तो आप उसको माफ करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये बहुत आसान है। कह रहा है एक्स रेशियो वाई, एक्स रेशियो जो वाई है, एक्स रेशियो वाई ये 2:3 को दर्शा रहा है, और आगे कह रहा है कि 2:x यहाँ पे समानुपात का चिन्ह है, और यहाँ पे दे रहा है 4:8। सवाल में पूछा y का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। ठीक है, अब सुनिए एक चीज सुनेंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं है, अभी प्रोपोर्शन का चिन्ह, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। y का वैल्यू पूछा गया है। जो हम लोग बीच में प्रोपोर्शन का चिन्ह यूज करते हैं ना, तो एक चीज पढ़ते हैं, जब भी किसी सवाल के अंदर बीच में प्रोपोर्शन आता है, समानुपात आता है, तो वहां एक कॉन्सेप्ट आता है कि बाह्य पदों का गुणनफल अंतिम पदों के अंतर पदों के गुणनफल के बराबर होता है। बाहरी संख्याओं का गुणनफल अंदर की संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है, समानुपात का कॉन्सेप्ट है। यानी कि हम इस बात को कह सकते हैं कि अगर x गुणा 3 बराबर 2 इंटू वाई, चलिए हम कह सकते हैं x रेशियो वाई प्रोपोर्शन 2:3। इसका कहने का क्या मतलब है, हमने कहा कि जब भी प्रोपोर्शन का चिन्ह बीच में आएगा तो बाहरी संख्याओं का गुणनफल अंदर की संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि x गुणे 3 बराबर y इंटू 2। अच्छा, हमसे आपसे पूछा है y का मान पूछा है, y की वैल्यू पूछी गई है, और y का वैल्यू x की वैल्यू एक ही इक्वेशन से अगर दो वैल्यू अननोन हो जाए, दो वैल्यू उनको ना पता चले, तो हम इस बात को बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई एक इक्वेशन दिया हो और उसमें एक चीज कोई नहीं पता हो तो उसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर दो चीजें नहीं पता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा एक स्टेप आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से सेकंड वाली लाइन की मदद लेंगे हम। यहाँ कर 2:x प्रोपोर्शन है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। बाह्य पद का गुणनफल बाहरी संख्याओं का गुणनफल अंदर की संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो 2/8 16 बराबर 4 इंटू x, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू 4। 16 बराबर 4 इंटू x का मान क्या आएगा, भाग आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। जैसे ही x की वैल्यू 4 आई, और यहाँ से हम बिल्कुल निकाल सकते हैं कि x का मान अगर 4 है गुणा 3 बराबर y इंटू 2, तो 4 तिहाई 12, y इंटू 2 बराबर 12, 2 गुणे y बराबर 12, तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्त, y का मान आ जाएगा 6। और यही प्रश्न के अंदर पूछा है, सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा 6। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सारे बहुत खूबसूरत अच्छे सवाल हैं, आप इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। बाकी डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जिस चैप्टर पे चाहेंगे कि सर हमको इस चैप्टर में समस्या हो रही है, क्योंकि मेरा मेन फोकस यह है, अभी आपका एग्जाम लगा हुआ है, बहुत सारे बच्चे सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं, तो एक क्वालिटी वाले क्वेश्चन उनको मिले जिससे परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो, ये ना लगे कि कोई नया क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए कह रहा है अगला प्रश्न, एक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंक के 3 विषय हैं, एक छात्र पहले विषय में 60%। चलिए कोई एक ऐसी परीक्षा हुई, मान लीजिए एक ऐसी परीक्षा है जिसमें 3 विषय हैं और तीनों विषय जो है वो 100 अंक के हैं, 100 अंक के हैं। क्लियर हुई बात। चलिए ये कोई एग्जाम है और इस एग्जाम में 3 विषय है, तीनों विषय 100 अंक के हैं। कह रहा है एक छात्र पहले विषय में 60% प्राप्त करता है, तो पहला विषय यह है, अगर इसमें 60% पाएगा तो 100 का 60% कितना होता है 60। कह रहा है दूसरे विषय में 80%, 100 का 80% कितना होता है 80। आगे बोला कि कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त हुए, तो तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत क्या था, तीसरे विषय में उसने कितना अंक पाया, ये आपसे पूछा है। सुनिए अगर 3 विषय हैं 100 के, तो टोटल मार्क्स कितने बने। टोटल मार्क्स की बात करें हम तो आप कह सकते हैं कि सर टोटल पूर्णांक जो है, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 300, क्योंकि आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंदर ये बात जानते होंगे कि हम परसेंटेज हमेशा अपने टोटल मार्क्स पे निकालते हैं। तो इसको परसेंटेज कितना आया, 300 नंबर का जब पेपर हुआ तो ये 70% मार्क्स पाया है। तो 300 नंबर का टोटल पेपर में 70% अगर उसका निकालेंगे तो 300 का 70% कितना होता है दोस्त, आप निकालेंगे 300 का 70%, 300 का 70%। एक एक चीज ये सब परीक्षाओं के अंदर थोड़ा जल्दी निकलना है। 3 27 210 होता है, 210 होता है। तो 210 मार्क्स आए हैं, 2 विषयों के मार्क्स आपको पता है, पहले में आपको पता है 60 और दूसरे में पाया है 80। अगर 60 और 80 की बात करें तो 60 80 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 140, 60 80 कितना हो गया 140।
और टोटल तीनों विषय मिला के 210 है। यानी कि जो तीसरा सब्जेक्ट है उसका आराम से, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। भाई 2 सब्जेक्ट का पता है, तीनों सब्जेक्ट का टोटल पता है, तो तीसरे सब्जेक्ट का निकाल लीजिए। तीनों सब्जेक्ट का मिला के 210 और 2 सब्जेक्ट का मिला करके आपका 140। तो वो एक सिंगल जो सब्जेक्ट है उसमें कितना नंबर पाया होगा? 70। अब हमसे पूछा है कि कितना परसेंट पाया, तो भाई 70 नंबर पाया है, 70 नंबर। और अगर केवल नंबर पूछता तो हम 70 बताते, परसेंटेज पूछा तो कोई बात नहीं। 70 नंबर पाया है, वो किसमें से पाया है? इसी 100 में से। परसेंटेज निकालना है तो बहुत बिल्कुल आसान है, 100 से 100 कट जाएगा। हम बता सकते हैं कि उसने कितना परसेंट पाया? 70%। तो क्या मतलब लगाइएगा कि सवाल के अंदर शुरुआत में दे दिया 70% मार्क्स पाया तो 70% ही पाया होगा? नहीं, प्रॉपर हल करना है सवाल को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु, ये एज वाले प्रश्न है। तो एज वाले प्रश्नों का आज के बाद से समस्या खत्म। अब ये जो तरीका बताने जा रहे हैं, इससे आप एज का कोई सा भी सवाल हो, अगर आपके पेपर के अंदर आ जाए और उस सवाल के अंदर अगर डबल रेशियो दिया हो, डबल रेशियो दिया हो, अगर आपके एज वाले कोई भी सवाल या कोई भी ऐसा रेशियो का सवाल जिसमें डबल रेशियो दिया हो और एक रेशियो से जो दूसरा रेशियो है वो किसी परिवर्तन के कारण, किसी चीज चेंजिंग के कारण बन रहा हो, तो हम इस तरीके को लगा सकते हैं। इसको हम कहते हैं सीपीएम मेथड। अब जो हम बता रहे हैं उसका नाम है सीपीएम मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इस सीपीएम वाले कॉन्सेप्ट से आप एज का कोई सा भी सवाल जिसमें डबल रेशियो दिया हो हल कर सकते हैं। सवाल है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, तो 5:6 यहाँ लिखेंगे। फिर आगे कह रहा है 8:7 है। हमने कहा कि डबल रेशियो होना कंपलसरी है। अच्छा, डबल रेशियो जब बने ना तो उसमें हमने कहा कि अगर मान लीजिए ये x है और ये y है, तो x से y से अगर मान लीजिए ये p है, ये q है, pq बना। अगर x y से pq बना तो दोनों में परिवर्तन होके बना, मानी x में भी परिवर्तन हुआ हो और y में भी परिवर्तन हुआ। अगर x में भी परिवर्तन होके ये बना है और y में भी परिवर्तन होके ये बना है, तभी जाके ये कॉन्सेप्ट काम करे। यानी एक रेशियो से दूसरा रेशियो ये बने तो पहले वाले रेशियो में कंप्लीट परिवर्तन होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे हुआ भी है। कह रहा है 7 वर्ष बाद यह अनुपात 8:7 हो जाता है। तो 7 वर्ष बाद केवल, भाई अब ऐसा तो थोड़ा नहीं है, यहाँ पे अगर मान लीजिए ए और बी की बात की जा रही है तो अगर 7 वर्ष बाद कर रहे हैं तो ए की उम्र जो है वो उतनी ही रहेगी और बी की बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आप 2 भाई हैं, मान लीजिए आप एक 20 साल का है, एक 23 साल का है, तो 7 साल बाद क्या होगा? 7 साल बाद 20 वाला 27 का होगा, 23 वाला 30 का होगा। ऐसा तो है नहीं कि जो बड़ा वाला है उसी की उम्र केवल बढ़ेगी और छोटे वाला का वैसा ही रह जाएगा। उम्र जब बढ़ती है तो सबकी बढ़ती है। तो यहाँ अगर ए बी का रेशियो 5:6 है और 8:7 हो गया, कह रहा है 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद दोनों के अंदर परिवर्तन है। तो ये जो 7 वर्ष बाद कह रहा है इसको हम नीचे लिखेंगे। अब हम आपको एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, इसको कहते हैं सीपीएम का कॉन्सेप्ट, यानी क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस करना है, क्रॉस का चिन्ह आप रेलवे क्रॉसिंग के पास गए हैं, क्रॉस का चिन्ह लगा है। आपने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर देखे होंगे, वहां पे क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं, तो वही क्रॉस है। ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, तिरछा गुणा करते हैं हम लोग इसमें। चलिए कैसे गुणा करें? 5 का गुणा 7 में करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, 5 7 35, और यहाँ 8 का गुणा 6 में करेंगे, 8 6 48। अब आपको क्या, ध्यान सुनिएगा, 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 35 आएगा और 8 का गुणा 6 में करेंगे तो 48 आएगा। 35 और 48 के बीच का गैप निकालना है। 35 और 48 के बीच का क्या निकालना है? गैप कितना आ जाएगा? 13। फिर यही निकालना है 8 7 56 और 7 7 49। ठीक है जी, ये गलती तो नहीं हो रही। 7 5 35 और 8 6 48, तो 35 और 48 के बीच का गैप हो गया 13। 35 और 48 के बीच का गैप 13 हो गया। और 56 और 7 7 49, तो 56 और 49 के बीच का गैप, 56 और 49 के बीच का गैप कितना हो जाएगा? 7। 13 यूनिट जो है 7 को दर्शाना है। सवाल के अंदर क्या कहा? ए की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? ए की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? 5 यूनिट की वैल्यू। इस सवाल के अंदर लग रहा है कुछ कंफ्यूजन है, कुछ गलती जरूर है। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 7 वर्ष बाद यह 8:7 हो जाता है। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो 7 5 35 और 8 6 48, 35 और 48 के बीच का गैप 13 हुआ। 8 7 56 और 7 7 49, तो 7 हो गया। 13 यूनिट की वैल्यू 7 हो गई। अब आपसे पूछा है ए की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, तो इसमें हमको लग रहा है कुछ गलती जरूर है। चलिए बात दूसरे तरीके से देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमको कुछ गलती दिखाई दे रहा है, बाकी हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। दूसरे तरीका से कैसे देखेंगे? जैसे मान लीजिए ए और बी की वर्तमान आयु दिया है 5:6 और आगे कहा कि 7 वर्ष बाद यह 8:7 हो जाता है। तो सुनिएगा, अभी हमने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ उम्र का अंतर हमेशा समान होता है। अगर मान लीजिए आप 20 साल के भी हैं और आपका भाई 23 साल का है, ठीक है ना, बड़ा भाई 23 साल का है, तो 7 साल बाद की अगर हम बात करेंगे
तो अगर वो आपके बड़े भाई 30 साल के होंगे और आप 27 साल के होंगे तो उस समय भी उम्र का गैप 3 साल का ही था। और आज की अगर हम बात करें तो आज भी 3 साल, यानी उम्र का अंतर हमेशा समान होता है। और आज दो व्यक्ति मान लीजिए 20 और 23 के हैं तो गैप 3 का है, तो 7 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी उम्र का गैप उतना ही रहेगा। चलिए, तो उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे यहाँ पे। 5 से 8 का गैप क्या होगा? 3। और यहाँ 6 से 7 का गैप कितना होगा? सॉरी गलती हो रही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। 5 से 6 के बीच का गैप कितना हुआ? 1। और यहाँ पे 8 से 7 के बीच का गैप कितना होगा? 1। 5 से 6 के बीच का गैप कितना है? 1। और 8 से 7 के बीच का गैप कितना है? 1। यानी उम्र का अंतर समान है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना बढ़ गया है? एक की उम्र के अंदर परिवर्तन कितना हुआ है? 3 यूनिट का। और 3 जो है वो 7 को दर्शा रहा है। 3 किसको दर्शा रहा है? 7 को। और हमसे पूछ रहा है कि एक की वर्तमान आयु निकालिए 5 यूनिट कमाने के लिए। यह सवाल दोस्त गलत है, क्षमा चाहेंगे इस सवाल के लिए, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न गलती है, गलत टाइपिंग हो गया है पूरा। कभी कभी सवाल कुछ गलत भी आ जाते हैं बीच में, तो गलत सवालों पर टाइम भी नहीं देना है। ये लाइव प्रैक्टिस सेशन इसलिए मैंने रखा कि आप इससे बहुत कुछ सीखें। कई बार बच्चा क्या होता है कि परीक्षा के अंदर सवाल गलत आ गए, उसमें उलझ जाते हैं कि नहीं हम तो इसको कर ही रहेंगे, नहीं वो पढ़ लेते, नहीं कैसे नहीं होगा, हम तो इतना पढ़ गया है। नहीं, ऐसा नहीं करना है दोस्त। कभी परीक्षा के अंदर कोशिश ये करनी है कि हम उन सवालों को करेंगे जो हमसे बहुत जल्दी हो जाए पहले बार में। दूसरे बार में उन सवालों में जो अगर सवाल गलत आ गए आपको, बहुत एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, तीसरे बार ट्राई नहीं करने जाएंगे, क्योंकि अगर आप ट्राई करने जाएंगे तो उतना टाइम आप किसी और सवाल पर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 द्वारा विभाजित 3 क्रमबद्ध प्राकृतिक संख्याओं का योग 45 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 द्वारा विभाज्य। तो पहली संख्या 3 द्वारा विभाज्य क्या हो सकती है? तो मान सकते हैं कि पहली संख्या 3x हो सकती है। अब 3 से विभाज्य है तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 का टेबल पढ़ते हैं तो कहते हैं 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12। तो जब भी किसी भी संख्या का टेबल, जैसे 3 का टेबल पढ़ा आपने, तो संख्याओं के बीच का गैप हमेशा कितना है? 3 का ही ना। हाँ ना, जैसे 3 का टेबल पढ़िए, 3 1 3, 3 दूनी 6, 9 12 15। तो यहाँ पे गैप कितने का है? किसी भी संख्या का जब टेबल पढ़ते हैं ना तो उतना ही का गैप उसके बीच में आता है। तो यहाँ कह रहे हैं 3 से विभाज्य, 3 से विभाजित 3 क्रमबद्ध प्राकृतिक संख्या है। तो ऐसा भी नहीं है ना कि अब यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ बीच में लिख देंगे 5, 3 के पहाड़े 5 आता है, नहीं। 3 से विभाजित होने वाली चाहिए और हमको 3 क्रमबद्ध प्राकृतिक संख्या है। तो पहली संख्या 3x। अब हम जानते हैं कि 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बीच का गैप कितना होगा? कितना हो रहा है यहाँ पे देखिए तो 3 का। तो हम 3 का गैप मान लेंगे तो अगली संख्या हो जाएगी 3x + 3 और अगली संख्या हो जाएगी 3x + 6। इन्हीं 3 संख्याओं का योग जो है वो आपको 45 दिया है। और आपसे सवाल के अंदर पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 3 3 6 3 9, 9x + 3 और 6 9 बराबर 45। 9x + 9 बराबर 45। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इस 9 को उधर ट्रांसफर कर दें, उधर पक्षांतर कर दें, एक साइड से दूसरे साइड। यहाँ पे आएगा 36, x की वैल्यू आ जाएगी 4। x का मान कितना आ गया? 4। हमसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो ये 3 संख्याएं हमने माना 3x, 3x + 3, 3x + 6। इनमें सबसे छोटा कौन है? 3x। तो x की वैल्यू आपको पता चल गई है 4, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 × 4 बराबर 12। 12 सवाल का राइट जवाब होगा। आप देख लीजिए, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये संख्या 12 है, तो 12 में 3 जोड़ देंगे तो 15, और 12 में 6 जोड़ देंगे तो 18। देखिए इन तीनों का योग 45 हो रहा है, वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक किसी काम को 12 दिन में, टाइम एंड वर्क का बहुत ऊंचा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। एक किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। और बी उसी काम को 24 दिन में। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? बहुत बेहतरीन, बहुत आसान सवाल, एकदम पहला ही टाइम यहीं से शुरू होता है। ये सारे सवाल आपकी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। एक काम को 12 दिन में, अभी काम को कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में। तो हम यहाँ बताते हैं कि एलसीएम मेथड यूज करेंगे। 12 और 24 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 24। 12 से 24 कितने बार में? 2 बार। और 24 से 24 कितने बार? 1 बार में। कह रहे दोनों मिलकर कितने काम करेंगे? भाई ये 12 दिन में 24 काम कर सकता है, तो इसकी क्षमता कितनी हुई? 2। ये 24 दिन में 24 काम कर सकता है, इसकी क्षमता कितनी हुई? 1। अगर दोनों मिल जाए तो क्षमता जुड़ जाएगी, 2 और 1 3। 3 क्षमता के साथ अगर 24 काम कराना हो तो टोटल टाइम कितना लगेगा दोस्त? 8। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 8। मेरे ख्याल से प्रश्न समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। कह रहा है कि एक कार ने 400 किलोमीटर की यात्रा 12.5 घंटे में पूरी की। पहली 3/4 जो यात्रा है, पहली 3/4 यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अच्छा, पहली 3/4 यात्रा, टोटल यात्रा कितनी है? 400।
तो 400 का अगर हम 3/4 यहाँ से कैलकुलेट करें तो दोस्त कितना आ जाएगा, 100 300। करें पहली 3/4 यात्रा उसने कितने घंटे में तय की, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 12.5 घंटा में वो 400 जा रहा है, 12.5 घंटे में वो 400 जा रहा है। और यहाँ कह रहा है कि 3/4 यात्रा है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय की। 3/4 यात्रा 400 का अगर हम 3/4 निकालें तो 300 आया। अब ये जो 300 किलोमीटर यात्रा है ना, वो 30 की स्पीड से जा रहा है। अगर आप 30 की स्पीड से 300 किलोमीटर यात्रा तय करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। दूरी 300 है और चाल आपकी 30 है, तो आप इसका मतलब 10 घंटा खर्च कर चुके हैं। आपके पास है टाइम टोटल 12.5 घंटे का, तो अब टाइम कितना बचा, 2.5 घंटा। और दूरी कितनी बची, 100 किलोमीटर, क्योंकि 400 में से 300 आप कवर कर दिए हैं, तो 100 किलोमीटर की दूरी है और 2.5 घंटे का टाइम बचा हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि आपकी चाल कितनी होगी। तो अगर इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, 25 चौके 100 और एक जीरो और, यानी कि उसकी स्पीड आपकी रहेगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही सवाल का स्पीड जवाब होगा। मेरे ख्याल से ये प्रश्न बिल्कुल आसान था, समझ में आया। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ। बहुत आसान सवाल है दोस्त। ऐसे ही ऐसे सवाल पेपर के अंदर आए और जितने भी प्रश्न भी आपको हम करा रहे हैं विगत वर्षों के पूछे गए ही प्रश्न है। कह रहा है कि 10% की ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 4 रुपया है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अरे वाह, कितना आसान सवाल। 2 वर्षों के लिए जब भी आपसे पूछेगा ना, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जब भी पूछेगा दोस्त, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे x × y/100। 2 वर्षों के CI और SI का डिफरेंस होता है x × y/100। सबसे बेस्ट है, सबसे आसान तरीका है। x क्या है, y क्या है, तो x और y दरें हैं, 2 साल की दर है, रेट है, कितने % रेट है। तो यहाँ पे अपने सवाल के अंदर एक ही दर दिया है 10% की, तो 10 × 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 10 × 10 कर देंगे तो हो जाएगा 100/100। दोबारा सुन लीजिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। 2 साल के CI और SI का डिफरेंस है ये, 2 साल के CI और SI का डिफरेंस चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर x × y/100 होता है। x और y क्या है, दरें हैं, तो 10 × 10/100 100, 100/100 बटेगा क्या आ गया 1। अब 1 यूनिट क्या आया, अंतर आया। हमको पता चला कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10% के हिसाब से 1 आ रहा है। प्रश्न कितना कर रहा है, 4 रुपया है। 1 का मान 4 है। हमसे पूछा है वह धनराशि क्या होगी, धनराशि कुछ नहीं पता है। अभी हमने कहा परसेंटेज का चिन्ह लगा हो और कोई अननोन वैल्यू पता करनी हो तो उसको क्या मानते हैं, 100। 1 का मान 4 तो 100 का मान कितना हो गया, 400। तो दोस्त आज के इस सेशन को हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो से कम 20 प्रश्न जरूर हो, ताकि आपके SSC GD के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों के लिए आप बहुत ही रामबाण साबित हो और आप परीक्षा के अंदर जब बैठे तो यह फीलिंग, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, न आए कि नहीं हम परीक्षा हाल में बैठे हैं, आपको लगे कि मैं गुरु जी की वीडियो देख रहा हूं और वहीं से प्रश्न हो आ गए हैं। मैं दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इन सवालों को बहुत हल्के में नहीं लेंगे और ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि गुरु जी ऐसे पढ़ा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसको इग्नोर कर दिए तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं दावे के साथ पछताना पड़ेगा आपको जब आप परीक्षा हाल से, एग्जाम हाल से वापस लौटेंगे, क्योंकि मैं फिर उस दिन डिस्कशन लेकर आऊंगा और दिखाऊंगा कि इन सारे प्रैक्टिस सेशन से कितने प्रश्न आपकी परीक्षा में आए। तो आप इनसे जरूर नोट्स बनाइएगा, इसका प्रॉपर अभ्यास करिएगा। कोई क्वेरी होगी, कुछ ना समझ में आ रहा होगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, हम जरूर उसका रिप्लाई देंगे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर ये दोस्त वीडियो पसंद आई हो तो आप खुद तो सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितना भी आपके पास ग्रुप है, सभी जगहों पे शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं आपसे बस एक ही सपोर्ट चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच पहुंचाएं, ओरिजिनल कंटेंट बच्चों के बीच पहुंचे और वो सफल हो पाए। धन्यवाद।